नमस्कार। नमस्कार। श्री दिलीप सिंह बरार, आप उन बहादुर हौसलामंद लोगों में से हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में रहकर, उनके साथ रहकर जान की बाजी लगाकर आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की थी। तो जब आप सिंगापुर, मलेशिया वगैरह में थे, मलाया में इधर, तो वो कैसे दिन थे, उनके बारे में कुछ बताइएगा हमें। जो भी आदमी उसके सामने आ जाता था, कौन? नेताजी के सामने आ जाता था, उसको देखने के साथ ही जोश आ जाता था। और जब भाषण देता था, कोई भी ऐसा आदमी, या बुढ़ा, या बच्चा, या जवान, उसका भाषण सुनने के बाद हर एक आदमी के जोश आ जाता था। क्यों? बहुत दलेर आदमी था वो। लेकिन अंग्रेजों के गुलामी में वो हिंदुस्तान की नौकरी में काम नहीं करना चाहता था। बहुत उनको यहाँ नौकरियां दी मिलने लगी, लेकिन उसने यही बोला कि जब तक गुलाम है हमारा मुल्क, हम नौकरी नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ जो है, जो यहाँ की उनकी हिस्ट्री है, वो मेरे को उतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो एक 13 साल की उम्र में पंजाब से सिंगापुर चला गया था। हमारा परिवार सब वहीं था। 1940 में हम अंग्रेजों की पुलिस में भर्ती हो गए, जहां हमारे भाई पहला भी भर्ती थे। उसके बाद जब 1942 में जंग लग गई, जंग लगने के बाद क्या अंग्रेज हार गए, जापान जीत गया। जापान जीतने के बाद सिंगापुर में आया। सिंगापुर से आने के बाद भी जितने हिंदुस्तानी नौकरी करते थे, या हिंदू हो, या मुसलमान हो, या सरदार हो, जहां जहां नौकरी करते थे, उनको ऐसी नौकरी उन्होंने देनी शुरू कर दिया। हम अंग्रेजों की पुलिस में थे, जापानियों ने हमारे को अपनी पुलिस में भर्ती रख लिया। उनकी पुलिस में भी हम काम करते रहे। उसके बाद रासबिहारी बोस हिंदुस्तान से जापानियों के बरखिलाफ, जापानियों को गुलाम बना के लिए हिंदुस्तानी फौज अंग्रेजों के पक्ष में 45,000 फौज यहां से गई थी। वो 45,000 फौज भी वहां कैद होगी। कैद होने के बाद रासबिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की नींव रखी, लेकिन रासबिहारी बोस फौज को चला नहीं सके। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास था जर्मन में, और जर्मन और जापान इनका एक ही ग्रुप था, एक साथ मिलके अंग्रेजों के साथ लड़ते थे। वहां से उनको बुलाया गया। वो सीधा पहले सिंगापुर में नहीं आया, जापान में गया, टोक्यो में। टोक्यो जापान की राजधानी है। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की, पहले उनको बोला हमारी गवर्नमेंट बनाओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जापानियों ने गवर्नमेंट का ऐलान किया तो किसी ने मानता नहीं दिया।
क्योंकि नेताजी के पास कोई जमीन नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी जहां के वो गवर्नमेंट बना सके। उसके पहले ही जापानियों ने अंडमान निकोबार में कब्जा किया हुआ था। जापानियों ने उसके बाद जब नहीं मानता मिली, अंडमान निकोबार नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने ब्रॉडकास्ट किया कि मैं अंडमान निकोबार से गवर्नमेंट बना रहा हूं। अंडमान निकोबार से उन्हें गवर्नमेंट का ऐलान किया और 9 मुल्कों ने मान्यता दे दिया। मान्यता लेने के बाद वहां से टोक्यो से सिंगापुर आया। जहां ग्राउंड में उसका भाषण था। हमारी जापानी पुलिस में ड्यूटी थी वहां उनकी। उसने भाषण दिया, हिंदुस्तानियों को इनाम में भाषण दिया कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं और हमारा साथ दो। आप हिंदुस्तान 3-4 साल के हमारे को गुलाम किया हुआ है, हमने उनको हिंदुस्तान से निकालना है। आप हमारे साथी बनो और सब मिलके हम 38 करोड़ लोगों को आजाद कराए। उसने भाषण दिया कि हमने किसी से भीख नहीं मांगना, हमने पैसा देना है, हथियार लेने हैं। हमको पैसा भी चाहिए। जब पैसे का नाम लिया, वहां के जो रहने वाले हिंदुस्तानी थी, $1,33,00,000 उसको उन्होंने दिया। उसके बाद उसने पहला डिवीजन गांधी डिवीजन बनाया, नेहरू डिवीजन बनाया, सुभाष डिवीजन बनाया, लेकिन ऐसे उन्होंने डिवीजन बनाए। लड़ाई शुरू थी, पहले ही शुरू थी। उसके बाद और ज़्यादा उन्हें कंट्रोल कर लिया। पूरे 55 लाख हिंदुस्तानी उधर मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, उधर में 55 लाख हिंदुस्तानी थे। उसका भाषण यही था, अगर 55 लाख हम मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 38 करोड़ लोग आजाद हो जाएंगे। उसने जब भाषण दिया, हमारे को भी जोश आया। हमने जापानियों की नौकरी छोड़ के चारों भाई हम भी आजाद हिंद फौज में कूद गए। फौज में भर्ती हुए। उसके बाद उनका यही था, पहले उसने मुसलमान, हिंदू और सिख, ईसाई को एक बर्तन में खिलाया। वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, हम लोग एक ही बर्तन में खाते थे और एक ही जगह रहते थे। ऐसा उसके बाद रात को सिर्फ 2 घंटे डॉक्टर चलाता था, क्योंकि लड़ाई का बहुत जोर था और पैसे की भी जरूरत थी। रात को व्यापारियों को मिलना और दिन को फौज को मिलना, कैंपों में जाना, हर एक आदमी से, जवान से बात करनी, कोई दुख तकलीफ पूछना, खाना कैसे मिलता है ऐसा पूछना, ऐसा आदमी था। लेकिन उसका आज मैं क्या बोलूं कि उसका तो नाम आज भी लेने के बाद अंग्रेज कामते हैं, अगर वो जिंदा ना हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने 60 भी होने के बाद मुखर्जी कमीशन भी बैठा, होर कमीशन भी बैठे, लेकिन उनकी जो बातें हैं, जहां उनकी जो हिस्ट्री है, वो पब्लिक के सामने नहीं आई। आपके साथ कभी उनसे भेंट हुई थी? संबंध कैसे, क्या? हमारे को
तो तकरीबन वो महीने में 2-4 दफा मिलते थे। जब भी उनका कहीं भाषण होना है, जब भी कहीं प्रोग्राम होना है, हमारी वहाँ ड्यूटी होती थी। क्यों? हम ड्यूटी करते थे। उसके बाद हम जब तक सिंगापुर में रहे हुआ, उसके बाद आगे में हम भी जैसे जैसे आगे फौज बढ़ती गई, अरामान, अटेमान, चटागांव, यहाँ तक बर्मा फौज तक पहुंच गई, तो हमारी फौज आगे बढ़ती गई। आज़ाद हिंद फौज का जो हेडक्वार्टर था वो सिंगापुर था। हम सिंगापुर से हमारा जैसे नंबर आया, हम 3 सुभाष ब्रिगेड के साथ थे, हम ईपू तक चले गए। एक ईपू मलाया की असम के बॉर्डर के साथ ईपू जगह है। उसके बाद हम ईपू में ही सरेंडर हुए हैं। ईपू में ही हमारे को उन्होंने कैद कर लिया। लेकिन क्या वो दूसरा मुल्क था, जो भी उनके साथ हमारी परेटें सी, जहाँ उनके साथ मुलाकातें होती सी, वो जितने भी कागज थे हमारे को वो छुपाने पड़े, क्योंकि जिसके पास से भी ऐसे चीज निकलती थी तो उसको गोली का ऑर्डर था। इसलिए कि हमारे पास उसका जो भी फोटो, जहाँ उनके हमारे प्रोग्राम हैं, वो कोई नहीं है। क्यों? हम दूसरा मुल्क था, मलाया था, वहाँ हम उनके गिरफ्तार थे, अंग्रेजों के नीचे थे, हम ऐसी चीज नहीं रख सकते थे। 9 के बाद उन्होंने हमारे को वहाँ से छोड़ा। छोड़ने के बाद हम पूरे का पूरा जहाज वही फौज का था, वो बम्बे में आए। बम्बे में आने के बाद बम्बे वासियों ने जब ये सुना कि नेताजी की फौज के आदमी आए हैं, तो हमारा जगह जगह बम्बे में भी स्वागत किया गया। वहाँ हमने 5-7 दिन हम लोगों को रोका, वो लोगों ने। उसके बाद पंजाब के लिए स्पेशल ट्रेन बम्बे से चली। उस ट्रेन पे यही फौज के ही आदमी थे, लेकिन जहाँ भी स्टेशन में रुकती थी, लोगों का खाना पीना और सारा बंदोबस्त हर एक स्टेशन में इन्हों का बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ। ऐसा है, आज अगर नेताजी या उसकी पॉलिसी अगर हम कामयाब हो जाते तो आज हिंदुस्तान की शक्ल और ही होती, और दुनिया इसका कोई भी मुकाबला नहीं सी कर सकती। आज जो भी क्रांतिकारी है, जिन्होंने मुल्क के लिए फांसियां ते झूले खत्म हुए, 13 तरीक नू तजिंदर दास की जयंती थी, जो कि लाहौर जेल में बंद था, जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु साहब वगैरह था। उनके साथ जो कैदी थे, उनके साथ बहुत सलूक ठीक नहीं सी करते। उन्होंने सब ने भुख हड़ताल किया। भुख हड़ताल करने के बाद उसके बाद जितेंद्र नाथ ने यही बोला, आप मत बैठो, मैं अकेला बैठूं। अगर ये तो सबको खत्म करना चाहते ही हैं, अगर हम सब भुख हड़ताल पे बैठेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप भुख हड़ताल छोड़ो और मैं अकेला बैठूंगा। लाहौर जेल में वो अकेला ही 63-62 दिन तक जींदा रहा, और 63वें दिन में उसकी मौजू हो गई। 63वें दिन के बाद जब खत्म हो गया, नेताजी को पता चला कि चंद्रशेखर दास खत्म हो गया, तो कलकत्ता से स्पेशल ट्रेन लेके उसकी बॉडी लेने के लिए नेताजी लाहौर पहुंचे। बॉडी लेने के बाद जब कलकत्ता के आया, रास्ते में जितने भी स्टेशन या कोई सी, उसके बहुत क्रांतिकारियों ने स्वागत किया। और जहां कलकत्ता जाके आज तक बोलते हैं कि इतना
6 लाख आदमी उसकी बॉडी के पीछे था, जो कि आज तक कोई प्रधानमंत्री मर गया या कोई भी मर गया इतना रश नहीं हुआ। जब ये लाहौर में जेल में थे वो, आप कहाँ थे उस समय? हम तो उस टाइम में पैदा ही नहीं सी हुए। ये तो एक यहाँ हमारा 13 तारीख को शहीद मार्ग में हमारा प्रोग्राम था। त्रिपाठी जी वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने उनकी हिस्ट्री मेरे को 13 तारीख को ही सुनाई है। अच्छा, आप जब मलाया में थे, सिंगापुर में थे, फौज में जो लोग थे वो क्या कहते थे सब? वो तो यही हमारे जो साथी थे वो पूरा ही यही था। वो साथी हमारे ऐसे बने थे जिनको हिंदुस्तान के लिए प्यार था। दूसरा उसमें कोई साथी नहीं। उसने जो पहले ही बोला था, जिसमें जोश है 38 करोड़ लोगों को याद करवाना है, वही फौज में भर्ती हो। अगर जो ऐसा काम नहीं कर सकता वो ये फौज में मत पाए। फौज में ऐसे आदमी, रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, वो भी लड़कियां भी ऐसी जोश वाली थी जिसमें कोई ऐसा जोश नहीं, वो उसको फौज में भर्ती नहीं सी रखते। एक से एक बात, कोई भी आदमी उस टाइम में ऐसे हथियार थे, छाती के ऊपर मैंस रख के जब दुश्मन का टैंक आता था तो उसके सामने लिटना पैदा हो जाना। लेकिन वो टैंक ऐसे थे जे के उनको गोली या तोप नहीं सी मार सकती, लेकिन जब वो बॉडी के ऊपर टैंक चढ़ता था तो जो छाती के ऊपर मैंस बांधा हुआ है वो फटता सी तो टैंक बर्बाद होते सी। इतना लोगों को जोश था, हम अगर मरेंगे अंग्रेजों का खून पी के मरेंगे। बर्मा फ्रंट में एक लाल सिंह के नाम का था, उसने अंग्रेज को गोली मारी, मारने के बाद उसका खून पीने लगा तो जो उसका बॉडीगार्ड था उसका पीछे से उसका गला काटा। लेकिन उसने यही बोला, मैं मरने से पहले अंग्रेजों का खून जरूर पीऊंगा। ऐसे सूरवीर आज हिंदुस्तान ऐसे लीडर को, ऐसी फौज को ये जैसे मतरेल बाम बच्चे के साथ बतराव करती है, ऐसी ये गवर्नमेंट करती है। वहाँ जब हम वहाँ लड़ाई में थे तो रात दिन खतरा ही खतरा था। ये पता नहीं 100 जहाज कब आता है और कब निकलता है। 100 जहाज लगातार बमबारी करते थे, तोपों के फायर उधर भी आते थे। हमारे साथी कई मर भी गए, कई जख्मी हो गए, कई हमारे को कुछ नहीं हुआ। जब तक जिंदगी है हमने यही सोचा कोई नहीं मार सकता। आज भी हम चाइना की लड़ाई भी देखी, पाकिस्तान की लड़ाई भी देखी, उसके बाद और भी कटाबंदी हुई, लेकिन आज हद तक हम जीवित हैं। जब तक है ये पता नहीं कब तक। अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए आप। हमारा जो बाप था वो भी सिंगापुर में था। बाप जो माता थी हमारी वो पंजाब में ही थी, लेकिन उसके बाद जब हम भाई उधर चले गए, हमारा पिताजी पंजाब लौट आया। या 1946 में हम आए हैं, उसके बाद वो यहाँ पंजाब में था। हमको खेती करना सिखाया। हम तो पहला बच्चे थे जब चले गए थे, हमारे को कोई मालूम नहीं था। उसके बाद हम खेती किया। 1949 में उसकी मौजू होगी। उसके बाद भी हम 1960 में खेती को छोड़ के हम इधर मध्य प्रदेश में आ गए। क्यों? हमारा जो बड़ा भाई वो कंपनी कमांडर था आजाद हिंद फौज में। यहाँ भी वो एमपी गवर्नमेंट ने एक होम गार्ड जो को उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो अफसर बुलाए थे वो सब आजाद हिंद फौज के अफसर थे। उसी फौज में ही हमारा भाई यहाँ आया, उसने हमारे को साथ इधर में बुलाया। हम 1960 से मध्य प्रदेश और इधर रह रहे हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ और बताइए। नेताजी उत्तरी तो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सब हिस्ट्री जानते हैं और समझते हैं, लेकिन उन्होंने जैसा आज राज चलता है ऐसे राज के वो पहले भी बरखिलाफ थे, आज भी अगर वो जींदे होते तो वो बरखिलाफ होते हैं। कोई पंजाब नहीं सी, उसने पहले यही काम पहले शुरू में मकाया, ना हिंदू और ना सिख ना मुसलमान ना ईसाई, सब हमें एक भाई हैं। पूरे हिंदुस्तान के लिए जो काम करना है, हमने किसी स्टेट के लिए काम नहीं किया, हम पूरे मुल्क के लिए काम किया है और करते रहेंगे। हमारा आज भी जात पात के साथ या और किसी के साथ कोई बुराई नहीं, हम सब को भाई और भाई को भाई मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिलीप सिंह बरार, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहते हुए आज़ाद हिंद फौज और फिर उसकी पुलिस उसमें रहते हुए आपने जो कारनामे अंजाम दिए, नेताजी के व्यक्तित्व ने आपको जिस तरह से प्रभावित किया, आपने जो हिम्मत और हौसले के साथ में बड़े बड़े मोर्चों पर अपने जौहर दिखाए, ये जो आपने अपनी बातें बताई, संस्मरण सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।